जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 4 जिसका कोड दिया है NM यानी 824 NM। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं और इससे पहले हम आप लोगों को सेट 3 तक अच्छे तरीके से हल करवा दिए हैं। और इसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश दिखाई देता वो कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या दी। तो F बराबर R/2। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या आएगी? 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम। F बराबर R/2। R का मान दिया आपका 32, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। फिर कहा ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ जो बनेगा एक सरल रेखा में बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर कहा लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता। तो लघु पथित परिपथ में धारा का जो मान होता वो अधिकतम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर कहा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगी? 30 है, इसको आधा कर देंगे 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी फोकस दूरी पूछा तो F बराबर R/2 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? यानी लिथियम आपका धात्विक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो असंतृप्त यौगिक जो है वो एथिलीन है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा हमारा 10 धोने का सोडा। तो धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3.10H2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 11 कापर का अयस्क है। तो कापर जो अयस्क है वो किसका है? बॉक्साइट का अयस्क है। कापर अयस्क आपका किसका है? बॉक्साइट का। तो तांबे का होता है बॉक्साइट, मैलेकाइट। लेकिन कापर का अयस्क है, इसमें मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, इसमें शायद ही बॉक्साइट ही होना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए? बॉक्साइट। फिर कहा है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल जो है वो HCl है। HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये वाला बात हमें कुछ डाउट लग रही। तांबा आपके आंसर में मैलेकाइट है, लेकिन हमें याद है आपका कापर का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट ही होता है। ठीक, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अब मुझे याद आ गया, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है और यहाँ पे तांबा का अयस्क जो होता है वो मैलेकाइट ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है मेरे भाई? जिंक है, हाइड्रोजन को अलग करने वाला। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो ऊर्जा ग्रह हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन करने का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं? प्रोटीन के आपके बने होते हैं प्रायोन्स। ठीक है, प्रायोन्स आपके जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर सही है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाता है? श्वसन की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा एक भाग अनुकूल है? तो कायिक प्रवर्धन के लिए क्या अनुकूल है? तना की जड़। कायिक प्रवर्धन के लिए जो अनुकूल है वो आप लोगों की प्रकलिका है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के लिए अनुकूल प्रकलिका।
फिर कहा एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप है, तो द्विसंकर का जो दर्श प्रारूप है वो क्या है, 9,3, 9:3:3 1। फिर कहा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न हल हो गए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वर्णनात्मक, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यदि एक डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन को कॉपी पे हल करेंगे। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी की क्षमता P1 का मान दिया है कितना, -2 डायोप्टर। तो यहाँ फोकस दूरी क्या निकलेगी, फोकस दूरी जो निकलेगी वो क्या होगी, F1 का मान होगा 100/F, 100/P, P1। तो 100/P1 का मान कितना दिया, 2, 2 से भाग करेंगे 50, तो कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर। और फिर कहा एक क्षमता वाले लेंस को इसके साथ जोड़ दिया गया, एक क्षमता वाला एक डायोप्टर क्षमता होगी, यानी P2 का मान कितना होगा, 1 डायोप्टर। और कहा क्षमता कि लेंस मतलब लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या लगाएंगे, 100/F2, 100/F2, F2 का मान 100/P2, P2 का मान 1 डायोप्टर, 100 P2 का मान कितना, 100 ही सेंटीमीटर होगा। अब कहा इसके साथ में जोड़ दिया जाता है तो कुल फोकस दूरी क्या होगी, F1 बराबर F1 + F2। F1 का मान -50 और F2 का मान कितना दिया, 100। तो 100 से 50 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 50 सेंटीमीटर। सही आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण में, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है। और एक बात बता दें, यहाँ पे जो डायोप्टर दिया वो प्लस का दिया है और इसमें डायोप्टर माइनस का दिया है। पहले सवाल में जो डायोप्टर दिया है क्षमता वो माइनस की दी है और दूसरे लेंस में कितनी दी है, प्लस की दी है, ठीक है। तभी यहाँ पर प्लस का 100 आया और यहाँ पर माइनस का 50 आया, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृति मतलब ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसको भी हल कर देंगे आराम से। दो नंबर, फोकस दूरी F का मान 15 सेंटीमीटर, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है -10 सेंटीमीटर और दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होगी, वस्तु की दूरी माइनस होगी और प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। तो यहाँ से लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/F, F का मान कितना दिया 15 प्लस 15 और 1/V का मान निकालना, U का मान कितना माइनस का 1/10। तो 1/15 बराबर 1/V माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 प्लस का हो जाएगा बराबर 1/V। तो यहाँ पे हर बराबर 15 दूना 30 और 10 तिया 30, तो 2 + 3/30 बराबर 1/V। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 5 30, इसको पलट देंगे तो 30/5 छक्का 30, तो प्रतिबिंब आएगा आपका कितना 6 सेंटीमीटर। और कैसा बनेगा, दर्पण से पीछे, स्थिति जो होगी वो कहाँ होगी, दर्पण से पीछे आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी।
ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब होगी, इसकी स्थिति होगी दर्पण से पीछे आभासी होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए ध्यान से आप लोग। कह रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। मतलब इनको किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि इनका जो प्रतिरोध वो 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे R1 का मान कितना दिया है, 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान जो दिया है वो 6 ओम। पहला कह रहा है 4 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए। कितने ओम का होना चाहिए, कुल प्रतिरोध 4 ओम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित करें। चूँकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध फिर हमारे पास क्या आएगा, 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/6। हर बराबर कर लेंगे, 3 दूना 6। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2/6 प्लस 1/6। 1/R बराबर 2 और 1 3/6। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। 3 दूना 6। तो R बराबर 2 ओम। अब यहाँ पे देखिए 2 ओम और 2 ओम तुल्य प्रतिरोध 2 ओम समांतर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 ओम। ठीक है, लिखेंगे चूँकि 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो संयोजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 यानी 4 ओम। 4 ओम इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा दूसरा पार्ट कि तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम हो। तो लिखेंगे 2 ओम कामा 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित करने पर तो 1/R बराबर 1/2 1/3 प्लस 1/6। हर बराबर करेंगे, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 3 6। 1/R बराबर 3 एकम 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। तो 1/R बराबर 3 2 5 और 1 6। 6/6 काट देंगे, कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम। बस यही हमें बताना था। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी एक परिपथ वाला दिया है क्वेश्चन, इसको भी हल करेंगे आराम से। अब यहाँ पे परिपथ बना, परिपथ में आपको समझा दें, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। और एक बात आप लोगों को बता दें, इसके जो आंसर शीट दिए होते हैं आंसर के, वो बहुत से क्वेश्चन गलत दिए होते हैं, आंसर शीट में गलत दिए होते हैं। जैसे हम आप लोगों को सेट 3 में हल करवाएं, उसमें भी कई क्वेश्चन गलत आए और कई के उत्तर सही आए। ठीक है, और हम गणित में भी हल करते हैं, उसमें भी हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज से भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि सर जी हाँ गलत हैं, क्योंकि उनके भी टीचर अलग करवाते हैं, मतलब हल करवाते हैं, हम भी हल करवाते हैं। तो आंसर में जो आंसर शीट होती है वो 100% श्योर नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए परिपथ में धारा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ओम कैसे दिए, समांतर क्रम में। अब 4 ओम कैसा दिया, ये तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसको हल करेंगे। फिर कहा धारा का मान ज्ञात कीजिए, विभवांतर दिया है देखिए 6 वोल्ट। ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए से लेकर सी के बीच, ए और सी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हल करेंगे।
कह रहा है 4 नंबर लिखेंगे चूँकि 4 ओम व 4 ओम, यहाँ पे R1 का मान लेंगे 4 ओम, R2 का मान लेंगे 4 ओम और R3 का मान लेंगे 4 ओम। जिसमें से देखिए R1 R2 आपके समांतर क्रम में दिए हैं, चूँकि 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, मतलब क्या आ जाएगा 1 और 1 2/4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी R का मान क्या आएगा 2 ओम। अब देखिए 4 ओम और 2 ओम आपके समांतर क्रम में दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकाले 2 ओम, और यहाँ पे 4 ओम किस क्रम में दिए, श्रेणी क्रम में दिए, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो भी आप लोग देख लिए लिखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 4 2 ओम प्लस 4 4 2 6 ओम आंसर। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान I बराबर क्वेश्चन मार्क, और वोल्टेज कितना दिया है आपका 6 वोल्ट, आपके उसमें परिपथ में 6 वोल्टेज का विभवांतर दिया है। तो यहाँ पे धारा का मान निकालेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, V का मान 6, I बराबर R का मान 6, 6 से 6 कैंसिल, I का मान 1 एम्पियर, सही आंसर। फिर इसके बाद कह रहा है हमसे 3 नंबर में A तथा C, देखिए ध्यान से, A तथा C बिंदुओं के बीच विभवांतर, A और C के, मतलब A से लेकर C के बीच कितना विभवांतर होगा, केवल विभवांतर पूछा है, ठीक है। तो धारा हमारे पास आ गई 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 उत्तर आएगा, कितना 2 वोल्ट आएगा। A तथा C के बीच विभवांतर A तथा C के बीच विभवांतर V क्या होगा, V बराबर IR, I का मान कितना है 1 एम्पियर और R का मान 2, तो 2 1 2 वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है। आप मिला लीजिए कहीं से भी। फिर इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे, कहा है संरचना का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इनकी संरचना का सूत्र लिखना है प्रोपेनॉल 2 और पेंटेनल, तो इनका सूत्र हमको लिखकर बताना है। कोई बात नहीं, इसको कॉपी पर बताएंगे हम, यहीं पर बता दें हम नीचे ही। प्रोपेनॉल 2 तो प्रोपेनॉल 2 का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, प्रोपेनॉल में प्रोप में कितने कार्बन 3, तो C3H8 होगा, H8। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर ही रहे, प्रोपेनॉल 2 का सूत्र बना दे डायरेक्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। फिर कहा है 2, एक इस पे हाइड्रोजन भरेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात में आप लोगों का सारा सब कुछ हल हो जाएगा। और आल जो लगा है वो दूसरे कार्बन पे लगा, किस पे लगा है, दूसरे कार्बन पे, तो यानी कि दूसरे कार्बन पे और लगा OH। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और इसमें भी CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस एक हमारा ये आंसर हो गया,
ठीक, नाल यानी ऑल, नाल का मतलब ऑल, ऑल जो लगा वो दूसरे कार्बन पे लगा है, विशेष तरीके से ध्यान रखना, दूसरे कार्बन पे। फिर अगला कह रहा पेंटेनल, पेंटेनल, पेंटेनल में कितने कार्बन होंगे? पेंट में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और फिर कहा नल, नल लगा है लास्ट में, तो यानी CHO लग जाएगा किसमें? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें लग जाएगा कितने? 2 कार्बन लगेंगे, 2 कार्बन ही लगेंगे, 2 कार्बन इसमें लगेंगे, तो CHO पेंटेनल, 3 कार्बन इसके समेत होना चाहिए, तो CHO यहीं पर लग जाएगा, CHO। यह हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, एक यानी हाइड्रोजन, आप इनकी जगह पे समझ सकते हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे? C3, देखिए 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, CH3 CH2 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 डैश CHO। ठीक है, एक ये हो गया संरचना सूत्र। फिर यहाँ पर भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH3 CHOH, फिर CH3, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का आप लोग बंटवारा करेंगे। तो इसके बाद भी देखते हैं फिर आगे क्या कह रहा हमारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें क्या संतुलित समीकरण बनाना है, ये आप लोग आराम से कर लेंगे। जिंक नाइट्रेट हो जाएगा सिल्वर, तो इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं, पहले यहीं पर हम हल कर दें। कहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्या बन जाएगा? जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर यानी Ag, तो AgNO3, ये हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित है, यही तो बनेगा। ZnO3 जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnO3 का होल ट्वाइस, तो जिंक यहाँ पे नाइट्रेट कितने हो गए? 6, 2 नाइट्रोजन 6 का हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 Ag हो जाएगा, तो 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे। ठीक, 2 Ag। फिर अगला कह रहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि मैग्नीशियम यानी Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl क्या बना दिए हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, 2 की ज़रूरत है, Cl2 है, Cl2 की ज़रूरत 2, 2 अणु के Cl2 यानी क्लोरीन के 2 अणु, 2 अणु यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 अणु मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेट भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। फिर आगे कहा है देखिए कास्टिक सोडा के उपयोग लिखने, ये उपयोग आप ही लोगों को लिखना। तो इस तरह से अब आप लोगों को जो सेट 4 था NM बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोगों को समझ भी आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।